नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण 34 प्रश्नों को हल करेंगे और यह आज का साइंस का प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो 34 प्रश्न है वह परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों तक और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुणित 10 की घात 23 होता है। बी विकल्प हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बताना है। पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या एम्पियर। तो इनमें से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दे रखा है, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर में कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर बराबर होता है साथियों 0.2642 गैलन, अर्थात पहला विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में 10 की घात -10 मीटर होता है। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक जॉन नेपियर है। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक है। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 8वां प्रश्न देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र बताइए कौन सा होगा? तो साथियों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 8वें के बाद 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक किसके बराबर होता है? तो यह 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। 10वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर, डी है सूर्य से उसकी दूरी पर। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पहले प्रश्न, इसका पहला विकल्प जो होगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। घड़ी में चाबी भरना किसका उदाहरण है? घड़ी में चाबी भरना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का है, दाब ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों याद रखिएगा, घड़ी में चाबी भरना यह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर बात कौन सी तरंग की हो रही है? अनुदैर्ध्य तरंग की हो रही है। यह उत्पन्न हो सकती है। तो साथियों, अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है यह सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी माध्यम में ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? यहाँ पर बात अनुप्रस्थ तरंग की हो रही है और पूछा जा रहा है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? पानी में, लोहे में, हवा में या फिर पारे में? तो साथियों, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है?
तो हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। बताना है प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न को याद रख लीजिए, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है उसको प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बी विकल्प हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, ऐसा क्यों है। समुद्र गहरा होता है, ऐसा कोई कारण नहीं है। बी है समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, ये भी उचित कारण नहीं है। सी है समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ये भी इसका कारण नहीं है। तो साथियों, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान इसलिए है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, 17 प्रश्न नंबर दे रखा है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है। कौन सी तरंग को अपश्रव्य तरंग कहा जाता है। जब उसकी आवृत्ति, तो साथियों याद रखिए, जब भी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वह तरंग आपकी अपश्रव्य कहलाएगी। इस कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो उसका ध्वनि का जो वेग होगा वह भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है। तो साथियों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है। सही उत्तर हमारा विकल्प ए रहेगा। प्रश्न संख्या 20, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। याद रखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। ध्वनि तरंग का है, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हमारा सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, उभयोतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वह उत्तल होता है। सही आंसर बी विकल्प के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। E बराबर mc² को प्रतिपादित किसने किया था। तो यह आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, 25 नंबर प्रश्न दे रखा है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है। तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च तन्यता होनी चाहिए, या उच्च गलनांक होना चाहिए। तो फ्यूज के पदार्थ का निम्न गलनांक होना चाहिए। बी विकल्प हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है वह अधिकतम होती है। बी विकल्प हमारा राइट आंसर रहेगा।
प्रश्न संख्या 28 देखिए, ऊर्जा का क्षय कम होता है, कौन सी धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है? तो दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित रहेगा। बी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो साथियों इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? बताना है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन से, संवहन से, विकिरण से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा विकिरण हो जाएगा। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, न्यूनतम संभव ताप जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस है। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, प्रश्न संख्या 33 दे रखा है, यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कैसी होगी? यदि वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि क्या होगी? कम होगी, छोटा हो जाएगा दिन। राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ रहेगा। और साथियों अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 देखिए, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हमने 34 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये 34 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।